नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। हरिद्वार के एक दिवसीय दौरे पर सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। आईआईटी रुड़की के दीक्षांत भवन में पहुंचे हैं सीएम। G20 इम्पैक्ट कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम धामी। डामकोटी भी पहुंचेंगे सीएम। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। डामकोटी भी पहुंचने वाले हैं सीएम धामी। G20 इम्पैक्ट कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। संवाददाता सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, सीएम का ये दौरा बेहद खास रहा। G20 इम्पैक्ट कार्यक्रम में तमाम मंत्री भी शामिल हुए, सीएम धामी भी शामिल हुए। कैसा रहा कार्यक्रम और आगामी कार्यक्रम क्या है? देखिए पूजा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंच रहे हैं। सबसे पहले रुड़की के आईआईटी में पहुंचे। यहाँ पर G20 इम्पैक्ट का जो कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। साथ ही साथ यहाँ इनके पहुंचने पर जो प्रशासन के पुख्ता इंतजाम थे, यानी सुरक्षा को लेकर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां पर डामकोटी पहुंचकर अधिकारियों के साथ वार्ता करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री के साथ साथ आज जो कैबिनेट के 2 और मंत्री हैं वो भी हरिद्वार पहुंचेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है। बारिश से लगातार ही बाढ़ जैसे हालात है, जिसको लेकर लगातार खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो अन्य तमाम मंत्री हैं वो भी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और वहां पर जो बाढ़ से नुकसान हुआ है उसका आकलन कर रहे हैं। यानी जल्द से जल्द अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि यहाँ के बाढ़ पीड़ितों से वार्ता कर एक रिपोर्ट तैयार की जाए, उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें मुआवजा दिया जाए। पूजा, बिल्कुल, यहाँ पर मुआवजे का जिक्र लगातार प्रभावितों की ओर से किया जा रहा था। ऐसे में क्या कुछ प्रभावितों से मुलाकात का भी प्रोग्राम है सीएम का, संजय? लगातार ही हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या फिर जिले के तमाम बड़े अधिकारी हो, सभी लगातार ही बाढ़ प्रभावित लोगों से मिल रहे हैं, बाढ़ क्षेत्रों का जायजा कर रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार ही हरिद्वार का जो ग्रामीण क्षेत्र है वो पूरी तरह बाढ़ से ग्रस्त हो गया था। यानी जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके घरों में 4-4, 5-5 फीट पानी भर गया था, जिसको देखते हुए लगातार ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले भी हरिद्वार पहुंचे थे और बाढ़ से जो पीड़ित लोग हैं, जो बाढ़ से ग्रस्त लोग हैं, उनसे मुलाकात की थी। हालांकि इसको लेकर अब लगातार जिला अधिकारी को भी कहा गया है कि जल्द से जल्द एक रिपोर्ट तैयार की जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको मुआवजा देने की भी यहाँ बात की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली अध्यादेश बिल पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, यह बिल दिल्ली की जनता का अपमान है। INDIA और कांग्रेस ने इसका विरोध करने, साथ में इसे हराने का फैसला किया है। कुछ लोग कुछ बातों पर असहमत हो सकते हैं, लेकिन अंततः पार्टी नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा वही अंतिम निर्णय होगा। ये फैसला काफी सोच समझने के बाद लिया गया है। केंद्र का ये कदम संघीय ढांचे को कमजोर करता है। आप फैसले को रद्द करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि आपको न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है। ये बिल दिल्ली के स्टेटहुड का अपमान है, दिल्ली की जनता का अपमान है और इसलिए हमने फैसला किया है, इंडिया ने फैसला किया है और कांग्रेस ने भी फैसला किया है, हम इसका विरोध करेंगे, इसको डिफीट करेंगे। जहां सवाल रहा कि कुछ लोगों की असहमति हो सकती है कुछ बातों पर, लेकिन अनंतोगत्वा जो पार्टी लीडरशिप तय करती है वही अंतिम है और हमने ये जो फैसला है बहुत सुविचारित तरीके से किया है कि इससे संघीय व्यवस्था कमजोर हो रही है। तो ये उत्तराखंड में 330 ANM की जल्द होगी तैनाती। बड़ी खबर, अहम जानकारी, पदों को आउटसोर्स के जरिए भरा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का निर्देश देखने को मिला है। सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको पहले वो सुनाते हैं, उसके बाद इस खबर पर वापस लौटेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। IIT रुड़की में आयोजित G20 इम्पैक्ट समिट
के इस अवसर पर हमारे मंच पर उपस्थित हमारे रुड़की क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक निदेशक आईआईटी रुड़की प्रोफेसर के पंत जी, कोऑर्डिनेटर G20 इम्पैक्ट समिट प्रोफेसर SH उपाध्याय जी, श्री सार्थक शुक्ला जी, राष्ट्रीय संयोजक थिंक इंडिया एवं यहाँ पर आए हुए सभी हमारे गणमान्य सभी अतिथिगण, सभी रुड़की आईआईटी के सभी शिक्षकगण, इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे अतिथिगण और जिनके निमित्त ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ऐसे सभी मेरे रुड़की आईआईटी के सभी छात्र छात्राएं एवं अन्य संस्थानों से, अन्य विद्यालयों से, महाविद्यालयों से आए हुए सभी मेरे छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आईआईटी रुड़की में थिंक इंडिया के सहयोग से आयोजित इस G20 समिट में अपनी तरफ से आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। अभी मैं सुन रहा था उपाध्याय जी को भी, पंत साहब को भी और हमारे सार्थक जी को भी, तो सभी ने विशेषकर रुड़की आईआईटी के बारे में विस्तार से बताया। मेरा भी ये सौभाग्य है कि मुझे भी आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे संस्थानों में से, सर्वोत्तम संस्थानों में से एक संस्थान आईआईटी रुड़की में एक बार फिर से आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आईआईटी रुड़की की बात करूं तो ये महान संस्थान विगत 176 वर्षों से भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में देश को गौरवान्वित करने का काम लगातार करता आया है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में 330 एएनएम की जल्द तैनातगी होगी। पदों को आउटसोर्स के जरिए भरा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का निर्देश है। जिला स्वास्थ्य समिति के पुनर्गठन के निर्देश दिए हैं। ब्लॉक स्तर पर रोगी कल्याण समिति का गठन होगा। व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि राज्य के चिकित्सालयों में खाली पड़े पद एएनएम के 330 पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए तैनाती की जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि चौथी श्रेणी के 2500 पदों को भी आउटसोर्स के जरिए ही भरा जाएगा। ब्लॉक स्तर पर आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों की सहायता और अस्पताल के बेहतर संचालन को रोगी कल्याण समिति का गठन किया जाएगा। देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कार्यदायी संस्थाओं की हुई उच्च स्तरीय बैठक। सचिवालय में अपर मुख्य सचिव ने बैठक ली है। सीएम धामी के निर्देश पर राधा रतूड़ी ने बैठक की। चमोली में हुए एसटीपी हादसे के बाद सीएम धामी सरकार सतर्क हो गई है। चमोली जैसे हादसों की ना हो पुनरावृत्ति, ये कहना है राधा रतूड़ी का। समय समय पर सुरक्षा मानकों का परीक्षण किया जाएगा। सिविल इलेक्ट्रिकल कार्यों के लिए मानक तय होंगे। चमोली जैसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रदेश में कार्यरत समस्त कार्यदायी संस्थाओं की एक उच्च स्तरीय बैठक सीएम धामी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में की। बैठक में यह तथ्य संज्ञान में आया कि कार्यदायी संस्थाएं इलेक्ट्रिकल वर्क को सिविल वर्क के साथ जोड़ देती हैं, जबकि कार्यदायी संस्थाओं के पास इलेक्ट्रिकल कार्यों के लिए अलग से इंजीनियर उपलब्ध रहते हैं।
समय समय पर सुरक्षा मानकों का जायजा लिया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा। ये निर्देश राधा रतूड़ी की तरफ से दिए गए हैं। पर जुड़े हुए हैं अनुज, क्या कुछ अपडेट है? चमोली एसटीपी हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर और राधा रतूड़ी ने साफ तौर पर कहा है कि परीक्षण किया जाएगा, एक तरीके का ऑडिट होगा मानकों का। जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से चमोली हादसा हुआ है उससे प्रदेश की अगर बात करें तो सभी अधिकारी हैं लगातार उस चीज की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अभी तक की जो चमोली हादसे की रिपोर्ट आ चुकी है उसमें कई लोगों को सस्पेंड भी किया जा चुका है। तो इसको लेकर के अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री के निर्देश पे बैठक करी। जितनी भी पूरे प्रदेश में कार्यदायी संस्थाएं, चाहे वो सिविल को लेकर के हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक को लेकर के हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के हो, अभी तक की क्या था कि जो मानक होते थे वो ऑटोमेटिक जो कार्यदायी संस्थाएं करती थी, वो अगर उन्होंने टेंडर जारी कर दिया जाता था उसके बाद वो अपना काम चालू कर देती थी। लेकिन अब जो अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस बात को बैठक लेकर के कहा, उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को हिदायत दी है कि अगर जो टेंडर होते हैं प्रदेश में, उसके बाद टेंडर होने के बाद जो कार्यदायी संस्था है उन संस्थाओं का पहले परीक्षण किया जाएगा, किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, उनके मानक क्या है, उनके मानक किस तरीके से तय किए गए, उनके पास किस तरीके की मशीनें, इन सबका जायजा लेकर के तभी उस कार्यदायी संस्था को काम दिया जाएगा। और ये प्रदेश में पहली बार हो रहा है। तो चलिए अनुज, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आगामी खबरों पर आपकी जरूरत होगी। फिलहाल लक्सर का रुख करते हैं। लक्सर तहसील में जमीनों के दाखिल खारिज नहीं हो रहे हैं। इनकी 5000 से ज्यादा फाइलें आरके कार्यालय में लंबित हैं। लक्सर के वकीलों ने एसडीएम से मुलाकात की और इस पर नाराजगी जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। खेती और आवासीय भूमि की बिक्री के बाद फाइल दाखिल खारिज के लिए रजिस्ट्रार कानूनगो के जरिए तहसीलदार के पास जाता है। राजस्व दस्तावेज से बचने वाले नाम हटाकर जमीन खरीदार के नाम दर्ज होती है, लेकिन महीनों से दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पवार और उनके साथी वकीलों ने इसे लेकर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल से मुलाकात की। उन्होंने दाखिल खारिज न होने पर नाराजगी भी जताई है। तहसील में रजिस्ट्रार कानूनगो के हड़ताल घोषित करने पर एक म्यूटेशन की कार्रवाई संचालित नहीं हो पा रही थी, जिसको लेकर के अभी तहसीलदार को एक आदेश जारी किया है कि वो पेशकार के माध्यम से दाखिल खारिज की जो धारा 34 के मामले हैं उनका निस्तारण कराए और रजिस्ट्रार कानूनगो का जो के स्तर पर जो पेंडिंग है उनका निस्तारण करें। म्यूटेशन की जो प्रक्रिया है वो रूटीन में चलनी चाहिए और यहाँ पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। पब्लिकली बहुत परेशान है लोग बाग और हम लोग भी परेशान है। इसके लिए पब्लिक हमें कहती है, हम पब्लिक को क्या जवाब दें। अभी हमारी एसडीएम साहब से वार्ता हुई है, तहसीलदार भी थे, तहसीलदार साहब भी थे। अभी उन्होंने दिया है हमें 4-5 दिन का टाइम दिया है कि इस बीच में हम व्यवस्था कोई ना कोई बना दें। वो उसमें पेंडेंसी हो रही कम से कम 6-7 हज़ार और इन्होंने आरके ने हड़ताल कर रखी है, जबकि हमने एसडीएम साहब ने आदेश कर दिए कि दाखिल खारिज फिर से शुरू कर दिए जाए अलग से तहसीलदार के माध्यम से, लेकिन ये फिर भी उस काम को डिले कर रहे हैं। हमने आज इन्हें चेतावनी दे दी है कि अगर ये दाखिल खारिज सुचारू रूप से शुरू नहीं होते 1-2 दिन में तो फिर हम भी रजिस्ट्री की हड़ताल करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सीएम धामी के कैबिनेट मंत्रियों को जिलों की व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी क्रम में नैनीताल और चंपावत जिले के प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने जिलों का दौरा किया। उन्होंने कहा, जनपद चंपावत और नैनीताल में आपदा में हुई क्षति का निरीक्षण किया गया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द जिलों में हुए नुकसान का आंकड़ा तैयार करके शासन को भेजा जाए। उन्होंने कहा कि जनपद चंपावत में आपदा से आंशिक नुकसान हुआ और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वहां की सड़कें और नाली निर्माण के साथ निर्माणों को जल्द से जल्द पूरा करने का काम करें, जिससे आम जनता को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
नैनीताल की यदि हम बात करते हैं और जनपद चंपावत की हम बात करते हैं, क्योंकि दोनों ही जनपद के हम प्रभारी हैं और दोनों ही जनपदों में आपदा के दृष्टिगत क्या क्या नुकसान हुआ है उसका निरीक्षण किया है। और चंपावत जनपद में भी ऐसी कोई भयंकर आपदा और भयंकर क्षति जो है वो अभी नहीं दिखाई पड़ती है। और लेकिन जो आंशिक हुए हैं रोड में यदि भूस्खलन नीचे पहुंच गया है तो वहाँ पर जेसीबी लगाने से लेकर पोकलैंड लगाने से लेकर दोनों पर काम चल रहा है। और वर्तमान में हमारी कोई भी सड़कें, चाहे वो जनपद चंपावत की हो या जनपद नैनीताल की हो, बाधित नहीं है और मैं कह सकती हूँ कि सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चल रही। तो देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 5 जिलों में आज भारी बारिश की आशंका है, अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है, तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 5 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा। 5 जिलों में आज भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर, अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है 5 जिलों के लिए कि आज भी भारी बारिश हो सकती है। जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, प्रदेश में 5 जिले, देहरादून, चंपावत की अगर बात करें, उधम सिंह नगर की अगर बात करें, बागेश्वर की अगर बात करें, नैनीताल की अगर बात करें, तो ये 5 जिले ऐसे हैं जहां भारी से भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और अगर पहाड़ी जिलों की अगर बात करें तो वहां पर भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर रखा गया है। लगातार अगर पहाड़ी जिलों की बात करें तो वहां बारिश लगातार जारी है। राजधानी देहरादून की बात करें तो कल रात से ही यहाँ पे लगातार बारिश जारी है और कई इलाकों पे जलभराव की समस्या देखने के सामने आ रही है। साथ ही साथ अगर बात करें जो निचले इलाके हैं, जो नदी के किनारे इलाके हैं, वहां पे आपदा प्रबंधन की जो टीम है उसने अलर्ट कर रखा है। साथ ही साथ जो राज्य आपदा प्रबंधन की टीम है, जो सचिवालय में उन्होंने एक सेंटर बनाया हुआ है, वहां पे लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। चाहे आपदा सचिव हो या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आपदा को लेकर के कि कहीं कोई जनहानि ना हो। पहाड़ लगातार गिर रहे हैं, वहां पे जो है लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। चाहे वो बद्री केदारनाथ की अगर बात करें या गंगोत्री यमुनोत्री की अगर बात करें, तो लगभग 221 सड़कें प्रदेश की अभी तक जो बंद है। राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें या प्रदेश राजमार्ग की अगर बात करें तो करीब 47 राष्ट्रीय राजमार्ग है जो पूरे प्रदेश में इस समय बंद हो चुके हैं। ये आंकड़ा आपदा प्रबंधन की टीम और लोक निर्माण विभाग की टीम ने जारी किया। साथ ही साथ अगर कहीं किसी प्रकार की अगर कोई दुर्घटना होती है या पहाड़ खिसकता है या मलबा आता है तो जो लोकल बीआरओ की टीम है वो वहां पे पहुंचती है और वहां से मलबा हटाने का कार्य चालू करती है। तो कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर रखा गया है। मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट जारी कर रखा गया है। राजधानी देहरादून समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पे जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा गया है। लगातार पहाड़ों की अगर बात करें तो बारिश का प्रकोप जारी है। जी पूजा। बिल्कुल अनुज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगामी खबरों पर आपकी जरूरत होगी। इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। आपदा प्रबंधन मद से होगी स्कूलों की मरम्मत। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए, 2 हफ्ते के अंदर निदेशालय को प्रस्ताव भेजें। प्रस्ताव आपदा विभाग को उपलब्ध कराए जाएंगे, ये कहा है धन सिंह रावत ने। क्षतिग्रस्त स्कूलों को डी श्रेणी में रखा गया। राज्य सेक्टर के बजट से बनेगी स्कूल की बिल्डिंग। 1 लाख से ज्यादा 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक खर्च का आकलन किया गया है। प्रदेश में शिक्षा विभाग की ओर से चिन्हित जर्जर स्कूलों के भवनों की मरम्मत और जीर्णोद्धार का काम आपदा मद से किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी अपने विकास खंडों में ऐसे भवनों का प्रस्ताव 2 हफ्ते के अंदर शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराएंगे। निदेशालय इस प्रस्ताव को आपदा प्रबंधन विभाग को भेजेगा। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, एक अच्छी पहल है शिक्षा विभाग के लिए कह सकते हैं, क्योंकि आपदा प्रबंधन की ओर से ऐसे स्कूलों की मरम्मत कराई जाएगी जो कि क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की लगातार पहल जारी है स्कूलों की अगर बात करें, जिस तरीके से प्रदेश में आपदा की स्थिति बनी हुई है, लगातार अगर पहाड़ों की अगर बात करें तो भूस्खलन और बारिश लगातार जारी है। तो ऐसे में जो प्रदेश के हमारे स्कूल है उनके जो भवन है वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कई जगहों पे कि वो ऐसी स्थिति है कि जहाँ पे पूरे के पूरे भवन
क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और नदी में समा चुके हैं। तो कहा जा सकता है कि प्रदेश में एक अच्छी धनसिंह रावत की एक अच्छी पहल मानी जाती है। उन्होंने सभी जो शिक्षा खंड अधिकारी हैं, जो विकास खंड अधिकारी हैं, उनको साफ तौर पर निर्देशित किया है कि अगर जो भी स्कूल जिनके भवन गिर चुके हैं, जिनके भवन टूट चुके हैं या जिनमें दरारें आ चुकी हैं या जिनमें किसी भी प्रकार के मरम्मत का कार्य होना है, वो काम आपदा प्रबंधन के मद से किया जाएगा। आपदा प्रबंधन की टीम और जो खंड शिक्षा अधिकारी है उनकी टीम जाकर के पहले वहां का मुआयना करिए और मुआयना करने के बाद अगर कहीं भी ऐसा बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ज्ञानवापी मंदिर को लेकर दिए गए बयान के बाद माहौल हाई है, गरमाया हुआ है। साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दिए गए बयान का समर्थन करते हुए मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील की है कि कोर्ट से वो अपना दाव वापस ले लें, जिसके बदले में अखाड़ा परिषद मुस्लिम पक्ष को भव्य मस्जिद बनाकर देगा। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि ज्ञानवापी को किसी सबूत की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंदी का मुख ज्ञानवापी की ओर है और वहां घंटी और त्रिशूल की आकृतियां बनी हुई हैं, जिससे साफ साबित होता है कि ज्ञानवापी मंदिर है, ना कि मस्जिद। माननीय न्यायालय में ये मामला विचाराधीन है, लेकिन आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि उसमें किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। नंदी का मुख उस ढांचे की तरफ है और उसमें त्रिशूल के निशान बने हुए हैं, घंटियां बनी हुई है। नीचे का पूरा ढांचा आज भी मंदिर जैसा ही है। ज्ञानव्यापी जो शब्द है वो अपने आप में संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए मस्जिद में उस शब्द का उपयोग ही गलत है, तो उसको मस्जिद कहना उचित नहीं है। क्योंकि विवाद को आगे बढ़ाने से बेहतर है कि वहाँ इंतजामिया कमेटी के जो सज्जन लोग हैं या मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं, उन सब लोगों को मैंने पहले भी कहा था, आज भी हम लोग पुनः अपील कर रहे हैं कि आपसी भाईचारा देश में कायम रहे। आपसी सहमति से उस सारे परिसर को सनातन धर्मावलंबियों को सौंप देना चाहिए और उसके बाद में हम लोग प्रयास करेंगे कि एक अच्छी मस्जिद बना के उनको सौंपने का हम प्रयास करें। हरिद्वार नगर निगम में लंबित वेतन के भुगतान और काम पर वापस रखने की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने नगर आयुक्त का घेराव करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी है। सफाई कर्मी बेहद उग्र हो गए हैं। माहौल बिगड़ता देख नगर आयुक्त कार्यालय को छोड़कर भाग खड़े हुए। दरअसल नगर आयुक्त से बातचीत के लिए पहुंचे सफाई कर्मियों और पार्षद प्रतिनिधि कन्हैया खेवड़िया की ओर से सुरक्षा कर्मी ने धक्का मुक्की कर दी, जिसके बाद गुस्साए सफाई कर्मियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हरिद्वार पुलिस ने BHEL टिबड़ी रोड पर 22 साल की युवती की हत्या का पर्दाफाश करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सिडकुल की फार्मा कंपनी में बतौर सुपरवाइजर तैनात था, जहां लड़की भी काम किया करती थी। दोनों के 3-4 सालों से संबंध थे और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की दलित होने की वजह से आरोपी के परिवार से मना कर दिया था।